ऋषिकेश, आध्यात्म की नगरी, राजनीति की धड़कन और इसी शहर की गलियों से निकला एक नाम जो उत्तराखंड की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की तैयारी में है, सुधीर राय। मूल रूप से श्रीनगर के रहने वाले सुधीर राय का बचपन और पढ़ाई लिखाई ऋषिकेश में ही हुई। यहाँ की गलियों, घाटों और छात्र राजनीति ने उनके भीतर समाज और व्यवस्था को बदलने का जज्बा पैदा किया। कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। मंच छोटा था लेकिन सोच बड़ी। समय के साथ राजनीति सिर्फ रुचि नहीं बल्कि मिशन बन गई। साल 2017 में उन्होंने ऋषिकेश मेयर चुनाव की तैयारी भी की, लेकिन उस समय सीट महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। राजनीति की राह भले उस वक्त बदल गई, लेकिन समाज सेवा का सफर नहीं रुका। सुधीर राय लगातार सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहे, चाहे स्थानीय समस्याएं हो, युवाओं की आवाज हो या आम जनता के सवाल। उन्होंने हर मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कांग्रेस संगठन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई और महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संगठन को मजबूत करने का काम किया। अब राजनीति में एक नई दिशा के साथ उन्होंने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में अपनी भूमिका निभाई है। उनका दावा है कि यहाँ सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि उत्तराखंड की अस्मिता, युवाओं के भविष्य और स्थानीय मुद्दों की लड़ाई का मंच है। तो आइए मिलते हैं ऋषिकेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सुधीर राय से और जानते हैं छात्र राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकारों और अब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के साथ नए राजनीतिक सफर तक की उनकी कहानी। संवाद 365 के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आप देख रहे हैं संवाद 365। क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जिन्होंने दिनेश चंद्र मास्टर को मास्टर ब्लास्टर बना दिया। ऋषिकेश का एक छोटा सा नगर निगम का चुनाव पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया और उसको चर्चा का विषय बनाने वाले सुधीर राय आज हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका सबसे पहले। धन्यवाद अनिल भाई। सुधीर जी, सुधीर राय ये नाम कम सुनने को मिलता है पहाड़ में। थोड़ा इस नाम की पहले कहानी बताइए। राय लोग एक्चुअली क्या है कि हम लोग बेसिकली श्रीनगर के रहने वाले हैं और श्रीनगर में हमारे जो दादाजी लोग थे और उनके पिताजी लोग थे वो श्रीनगर राजा के यहाँ काम करते थे जैसे होता। तो उस समय पे एक उपाधि चलती थी राय साहब की। तो बेसिकली वो राय जो है हमारी कास्ट नहीं है, राय उपाधि है और कास्ट हमारी रावत है। हम रावत लोग हैं, लेकिन क्योंकि उपाधि लगी है, पिताजी दादा लोगों ने वही लगाई, तो अब वही चल रही है, साथ में चल रही है। तो इसलिए मार्कशीटों में जब राय लिखा आ गया तो मजबूरी हो जाती है कि उसी को लेके आगे चलने की। तो हम वही है, बाकी तो हम बेसिकली रावत है। अच्छा, आपने कहा कि आप श्रीनगर के रहने वाले हैं, अभी आप ऋषिकेश में रह रहे हैं। कितने साल से ऋषिकेश में हैं और क्या आपका काम है, कैसे चल रहा है? मैं तो बाई बर्थ ऋषिकेश से हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे पिताजी और आगे थे श्रीनगर से, दादाजी और आगे थे। दादाजी मेरे जो ऋषिकेश हॉस्पिटल है, पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था, तो वहाँ कंपाउंडर थे। अच्छा। तो जब दादाजी की जॉब लगी तो वो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ आगे थे पिताजी, और तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। तो मेरे पिताजी की स्कूलिंग भी यहीं से है, ऋषिकेश से ही है। तो हम ये समझ लीजिए बाई बर्थ में ऋषिकेश से ही हूँ और पैदा पड़ा बड़ा सब ऋषिकेश से। मैं समझता हूँ ऋषिकेश के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो बाई बर्थ ऋषिकेश के होंगे, क्योंकि बाद में ऋषिकेश बढ़ा। तो जगह जगह से लोग होने आए, लेकिन हम बाई बर्थ ऋषिकेश से। अच्छा, आप ऋषिकेश में हैं, इतने साल से हैं, सोशली और पॉलिटिकली कितना एक्टिव आप रहे हैं? देखिए, वैसे डिग्री कॉलेज का जब इलेक्शन हुआ या जब छात्र जीवन की बात रही है तो छात्र जीवन में पॉलिटिकली बड़े एक्टिव थे। हमने बहुत इलेक्शन लड़ाए और मज़े की बात है कि 1998 में मैं भी लड़ रहा था चुनाव अध्यक्ष का। तो उस साल अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया किसी कारणों से। अच्छा। वो कैंसिल हो गया। तो 1998 में मैं खुद एबीवीपी से मैं दावेदार था, एबीवीपी से मुझे टिकट मिल गया था 1998 में। तो छात्र जीवन में तो हमने राजनीति करी है। उसके बाद जब हम प्रोफेशनल में तो उसमें आए, तो क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था, मैं ट्रांसपोर्टर था, तो हमारे यहाँ एक संस्था होती है चारधाम यात्रा को लेकर चलती है, जो जी संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति। तो वहाँ पे मैं उपाध्यक्ष भी रहा, उसके बाद मैं अध्यक्ष भी बना, कार्यकारी अध्यक्ष भी बना
और अब वर्तमान में जो है मैं पूरे प्रदेश का, उत्तराखंड का परिवहन महासंघ का अध्यक्ष भी हूँ। तो राजनीति कहिए तो यूँ तो चलती रही प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन एक्टिव राजनीति में मैं 2017 में आया, जब मैं मेयर के चुनाव की भी तैयारी कर रहा था ऋषिकेश से। लेकिन दुर्भाग्यवश बोल लो या किसी का भाग्य बोल लो कि वो महिला सीट हो गई थी मेयर की, तो अनीता मंगाई जी वहाँ से मेयर बनी। तो तब से मैं सक्रिय राजनीति में आया और अभी कुछ साल पूर्व मैं महानगर कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा हूँ ऋषिकेश का। तो लगातार वो अब सोशल मुद्दे जितने भी होते हैं उसमें हम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, चाहे कोई सा भी मुद्दा रहा हो। क्षेत्र की जितनी समस्या है उनके लिए राजनीति की आवश्यकता नहीं होती, सामाजिक की आवश्यकता, तो सामाजिक मुद्दों में हम लगातार काम करते ही रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, स्वाभिमान मोर्चा से जुड़ने की क्या जरूरत पड़ी? आप तो कांग्रेस में, आप कह रहे हो कि महानगर अध्यक्ष, वो नगर अध्यक्ष रहे, तो स्वाभिमान मोर्चा की तरफ जाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? क्या लगा कि स्वाभिमान मोर्चा में क्या अच्छा लगा आपको? देखिए, स्वाभिमान मोर्चा में अच्छा कुछ नहीं लगा। स्वाभिमान मोर्चा बनाया है हमने। अच्छा। हाँ, हमने कोई दल पे हमने गए ही नहीं है, हमने दल का निर्माण। अच्छा, फाउंडर हैं? फाउंडर मेंबर्स में से हैं। क्योंकि जब हम थे, क्योंकि आपने मेयर का चुनाव देखा होगा, ऋषिकेश मेयर का जो चुनाव हुआ, अचानक से सीट आ जाती है एससी की, रिजर्व सीट हो जाती है, जबकि कोई संभावना नहीं थी। तो जब एससी की सीट हो जाती है तो हम लोगों का ये मांग था, हमने भी बोला कि एक हमारे ऋषिकेश में, जिनको बाद में हमने स्वाभिमान मोर्चा से लड़ाया, दिनेश चंद मास्टर जी, तो वो हम पे एक पहाड़ी चेहरा भी थे और एससी भी थे। तो हमने अपने कांग्रेस पार्टी को भी ये बातें रखी कि भैया आप इनको टिकट दे दीजिए, ये ज़्यादा मजबूत दावेदार हैं। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहारी मूल के व्यक्ति को टिकट देने का काम किया, शंभू पासवान जी, जो जीते भी हैं चुनाव। और कांग्रेस ने दीपक जाटव जी, हमारा कांग्रेस से कोई ऐसा विरोध नहीं रहा कि दीपक जाटव जी को उन्होंने टिकट दिया, हालांकि वो भी यहीं के ही थे। लेकिन विरोध यही था कि भाई जो 50% आबादी थी पहाड़ी मूल के लोगों की, उसको ना दरकिनार करते हुए जितने भी राष्ट्रीय दल थे, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने टिकट देने का काम ही नहीं करा। तो हमने अपनी वो लड़ाई लड़ी और हमने दिनेश चंद मास्टर जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का काम किया। और वो चुनाव आपने देखा ही होगा कि उस चुनाव के बाद एक लहर सी आई है और हमने फिर स्वाभिमान मोर्चा का गठन करा। हमने कहा चलो अब, क्योंकि पार्टी ने हमें निष्कासित कर दिया था और कहीं हम जा नहीं सकते थे, हमें अपनी पार्टी के, क्योंकि जितने भी लोग थे वो स्वाभिमान वाले लोग थे। तो बॉबी पवार जी बेरोजगार आंदोलन से थे, मोहित डिमरी जी मूल निवास भू कानून की लड़ाई लड़ रहे थे, हमने यहाँ पे अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी। तो वो मिलके जो तीनों संगठित हुए, तो वो उससे हमने एक स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया और हमने स्वाभिमान मोर्चा का निर्माण किया। अच्छा, स्वाभिमान मोर्चा, क्योंकि उस समय जो ऋषिकेश का जो चुनाव था वो एक तरह से क्षेत्रीयता और जो बाहरी वाला वो था पैटर्न, उस पर आ गया। तो आपको लग रहा है कि उसके बाद से एकदम से प्रदेश में ये चीज़ें बढ़ गई हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती कि हमें समझना पड़ता है और हर चीज़ें हम किसी को समझा नहीं सकते। ये चुनाव कहीं ना कहीं देसी और पहाड़ी पे ले जाने वाली केवल एक लोग थे, केवल एक पार्टी थी। मैं पार्टी का नाम बोलूँगा, भारतीय जनता पार्टी। इसने उस चुनाव को दूसरी दिशा में डाइवर्ट करने का काम किया। जबकि हमारा मामला, जिसकी हमने कानूनी भी लड़ाई लड़ी है, हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है संविधान के हिसाब से कि बिहारी मूल का जो व्यक्ति था उसको भाजपा ने टिकट दिया। हमारी लड़ाई इससे नहीं थी कि देसी को दिया या पहाड़ी को दिया, हमारी लड़ाई थी बिहारी मूल की। अगर, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा जो कानून बोलता है वो ये बोलता है कि यूपी, उत्तर प्रदेश में कोई अविभाजित, क्योंकि हम भी उत्तराखंड के लोग हैं और अविभाजित उत्तर प्रदेश में थे पहले हम, वहाँ से कोई अगर यहाँ आता है तो उसको तो हम एससी का मान लेते हैं कि वो एससी है यहाँ के हिसाब से, लेकिन बिहार को नहीं मानते हैं। ये हमारे संविधान में भी लिखा है और एक्ट में भी लिखा है। तो हमने वो लड़ाई लड़ी कि आपने बिहारी मूल को दिया और उसको डाइवर्ट कर दिया पार्टी ने देसी और पहाड़ी पे। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात है। देसी और पहाड़ी का नहीं होना चाहिए था, जिसको वहाँ पे जाके उसने लाभ के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी ने लाभ के हिसाब से उसे देखा और उसको डाइवर्ट कर दिया देसी पहाड़ी पे, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मेयर के चुनाव में तो आप एक तरह से पीछे से पर्दे के पीछे से आपने चुनाव लड़वाया, बहुत अच्छा चुनाव लड़वाया, क्योंकि वो चुनाव ऐसा चुनाव था कि पूरे प्रदेश का चुनाव एक तरफ और ऋषिकेश का चुनाव एक तरफ हो गया था। अब अपनी क्या तैयारी है? देखिए, अब अपनी, जब हमने स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया तो लगातार यही था कि भाई अब इसको थर्ड फ्रंट बनाना है और थर्ड फ्रंट बनाने के लिए
हमको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी जिसको, और जो अच्छी सोच वाला हो। प्लेटफॉर्म तो वैसे भी कई थे, कई ऐसे क्षेत्रीय दल थे अस्तित्व में जिसमें हम जा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच में और हमारी सोच में फ़र्क था। और जो हमारे लोग हैं वो थोड़ा एनर्जेटिक भी है, वो एनर्जी से काम करने वाले भी है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपना दल बना के उसको लेके, अब अगर स्वाभिमान मोर्चा ने मेरे पे थोड़ा सा विश्वास जताया है और अध्यक्ष जी का भी आदेश हुआ है कि ऋषिकेश से आप चुनाव में जाओगे, तो निश्चित तौर से अगर ऐसा रहा तो चुनाव हम लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और अभी हम फिलहाल पीछे थे, लेकिन मेरे पास भी कई सुधीर राय ऐसे हैं जो पीछे से मेरे लिए काम करेंगे, सुधीर राय रावत बन के काम करेंगे। तो ऐसी टीम मेरे पास बहुत है, तो वो इस बार वो लोग मुझे लड़ाएंगे। वो लोग लड़ाएंगे। अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा कि क्षेत्रीय दल और भी हैं और भी कई मोर्चे हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि पहले एक बार इनसे बात की जाए, बैठ के बात की जाए, हो सकता है एक हो जाएं और फिर ज़्यादा ताकत के साथ लड़ सके? क्योंकि अगर क्षेत्रीयता की बात करेंगे, आप भी क्षेत्रीयता की बात कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो वोट तो बढ़ जाएगा। देखिए, हम प्रयास तो हमारा भी यही रहेगा, क्योंकि एक ऋषिकेश का चुनाव ही ऐसा नहीं है, हम पूरे परिप्रेक्ष्य को, पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य को लेके चल रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बॉबी पवार जी ने पहले भी एक बात रखी थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पहले ही स्थिति क्लियर कर चुके हैं कि यदि स्वच्छ हृदय के साथ बात की जा सकती है सभी क्षेत्रीय दलों के मिलके, तो हम मिलके बात करने के लिए तैयार है। और उसमें ऐसा हम प्रपोजल रखेंगे कि जो व्यक्ति जहां मजबूत हो, जो उनका दल जहां मजबूत हो, अगर वो सीट वहां निकाल सकता है तो वो वहां से लड़े। माना ऋषिकेश में अगर यूकेडी मजबूत है या अन्य दल मजबूत है तो हम उनको वहां सपोर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या नरेंद्र नगर में कोई और है तो वो करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को एक होने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो निश्चित तौर से। तो आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले साथ बैठ सकते हैं, टेबल पे आ सकते हैं? नहीं, हमने तो सारे रास्ते, अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं और हम तो चाह रहे हैं अगर कोई सही मन से बात करेगा तो हम बात करेंगे। लेकिन निश्चित तौर से अगर हम यही रहे कि नहीं हम सबसे पुराने क्षेत्रीय दल है या कोई ये बोलता है और तुम तो नए नए हो, तो उसमें फिर बात नहीं बनेगी। आप परफॉर्मेंस देखिए, व्यक्ति का चेहरा देखिए, कौन जीत सकता है। क्योंकि लड़ाई हमारी क्षेत्रीय दलों से नहीं है, लड़ाई तो वो जो बैठे हुए हैं, बिल्कुल जो बड़ा मुंह करके बैठे हैं, जिन्होंने पूरे क्षेत्र को खा दिया, पूरे समाज को खा दिया, लड़ाई उनसे है। और उनसे लड़ने के लिए हमें एक तो होना ही पड़ेगा। नहीं, तो ये केवल क्षेत्रीय दलों को जोड़ने की आप बात कर रहे हैं या इसमें कांग्रेस भी शामिल है, वाम दल भी शामिल हैं? क्योंकि वो भी तो अलग रहेंगे फिर, या वो महागठबंधन टाइप का कुछ करना चाह रहे हैं? मैंने क्या बोला कि हमारा अभी वर्तमान में टारगेट एक है, भाजपा। क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है, भाजपा ने, आप देख लीजिए, हर मुद्दे में, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, कहीं भी स्थिरता नहीं है। हर तरह से उसने भ्रष्टाचार, आप देखो खनन और शराब में तो आजकल आप देखिएगा पुलिस फोर्स जो है उतनी उस पर इंक्वायरी नहीं करती। जो हमारे अपराध हो रहे हैं वो ठेकों की सुरक्षा में ज़्यादा लगी रहती है। एक ठेके में 20-20 पुलिसकर्मी दिखाई देते हैं, क्योंकि जगह जगह धरने चल रहे हैं शराब को लेकर। तो अगर ऐसा कुछ आपके हिसाब से, या अगर ऐसा कुछ बनता है हमारे हिसाब से, तो हमारे अध्यक्ष जी डिसीजन लेंगे। अगर कांग्रेस भी उसमें सम्मिलित हो जाती है तो इस पर तो सोने का सुहागा है। अगर, लेकिन ये तो कांग्रेस को सोचना है कि वो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करेगी भी या नहीं। अगर उनको लगता है कि करना चाहिए, फायदा हो रहा, तो निश्चित तौर से हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपको लगता है कि क्षेत्रीय दलों के लिए संभावना है उत्तराखंड में? इससे पहले भी रक्षा मोर्चा बना था, यूकेडी इतने सालों से लड़ रही है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो एक तो पहले तो ये कि क्या विकल्प है, आपको लग रहा है कि मौका है? दूसरा, क्या कारण है कि हम कोई भी क्षेत्रीय दल उतना प्रमोट नहीं हो पाए जैसे और राज्यों के क्षेत्रीय दल हैं जो बहुत ताकत से लड़ते हैं, और कई राज्यों में तो उनकी सरकारें हैं, हम क्यों नहीं कर पाए? देखिए, इसके लिए हमारी पीढ़ी जिम्मेदार है। मैं अभी नई पीढ़ी की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी टाइम के जब हम थे, क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हैं। और उस समय जो लोग थे चकाचौंध वाले ही देते, राष्ट्रीय दलों पर ही ज़्यादा नजरें रही हैं। और जो हमारे नेता जीत के आए भी हैं, जो क्षेत्रीय दलों के नेता जीत के भी आए हैं, उन्होंने भी उस तरह से कार्य नहीं कर पाए जिस तरह से होना चाहिए था। तो लोग, जो वोटर थे, जो जनता थी, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करा उसने। क्योंकि हमने देखा होगा कि हमारे, ऐसा नहीं है कि पद नहीं रहा हमारे पास। देखिए, आप अपने दिवाकर भट्ट जी हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और ओम गोपाल रावत जी भी जीत के आए हैं, और इधर से ये तो कई बार, प्रीतम पवार जी तो कई बार जीत के आए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ कारण ऐसा रहे कि इन्होंने जो शुरुआत में
छोड़ के ये चले गए। हमारे दिवाकर भट्ट तो भाजपा के ही सिंबल में टिकट से चुनाव लड़ गए। तो ये चीज़ें तो जो हमारा वोटर था उस समय का, वो अपने आप को ठगा। उसने कहा अगर इन्होंने ही जाना है तो हम क्यों ना चले जाएं। तो ऐसा ही शुरुआत में हुआ। जो वोटर हमारे थे, पहाड़ी वोटर थे और जो क्षेत्रीय वोटर थे, वो सीधा सीधा डाइवर्ट हो गए। कोई कांग्रेस में डाइवर्ट हो गया, कोई भाजपा में डाइवर्ट हो गया। जब मंत्री डाइवर्ट हो सकता है तो वो चीज़ें रही है। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान में जो लड़ाइयाँ लड़ी है वो किसी भी, आप देखें, ना भाजपा वाले ने लड़ी ना कांग्रेस ने लड़ी। वो लड़ाई लड़ी है क्षेत्रीय जो हमारे छोटे नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, चाहे उसमें बॉबी पवार हो, चाहे वो लूसन टोडरिया हो, चाहे मोहित डिवरी हो, ये सब क्रांतिकारी लोग थे। इन्होंने लड़ाई लड़ी है। इससे अब क्षेत्रीयता की भावना फिर वापस आई है। और आपने देखा होगा इतने वर्षों से भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया। आज वो स्थिति है कि लोग उससे क्षुब्ध हो चुके हैं और वो मान रहे हैं कि अगर हमारी कोई वास्तविक में जल जंगल जमीन की अगर कोई लड़ाई लड़ सकती है तो क्षेत्रीय पार्टी है। और इसलिए थोड़ा सा हम सबका मनोबल भी ऊंचा है कि कहीं ना कहीं लोगों की भावना है, तो निश्चित तौर से इस बार क्षेत्रीय पार्टी को बहुत लाभ होगा। नहीं, आपका कहना है कि भावनात्मक रूप से लोग आ रहे हैं, लेकिन जो विश्वास बहाली वाली बात आपने कही कि यूकेडी वाले चले गए सरकार के साथ, तो क्या वो विश्वास बहाली हो रही है? आपको लग रहा है कि लोग वोट देने भी आएंगे? भावनात्मक रूप से तो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन वोट देने आएंगे, क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। अब हमने अपने आप को प्रूव करना है। जनता ने तो कर दिया, जनता की भावनाएं हैं। यदि हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे, क्षेत्रीय पार्टियां आपस में लड़ती रहेंगे, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जनता का भरोसा फिर से टूटेगा। अब जाते जितने भी हमारे नेता हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के जितने भी बड़े नेता हैं, उन सबको मंच पे आके कहीं ना कहीं एक बात करनी पड़ेगी। जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो वो गलती नहीं दोहराई जाएगी जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने कर दी है। हम एक नए इतिहास लिखेंगे और नए सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पे बहुत अच्छे नेता इस समय पे, आप देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों के पास वैसे नेता नहीं है जैसे क्षेत्रीय पार्टियों के पास है। केवल विश्वास कायम करने वाली बात है, जनता को विश्वास में लेने वाली बात है। अगर ऐसा हो गया तो निश्चित तौर से और प्रयास भी हम करेंगे कि जनता को विश्वास में ले, तो जनता जरूर निकलेगी, वोट के लिए भी निकलेगी। लेकिन एक और बात भी तो है, पिछले कुछ समय से आप देखो, क्षेत्रीयता की बात हम करते हैं, लेकिन क्षेत्रीयता के नाम पे केवल पहाड़ की बात हो रही है। मैदान के जो 3-4 जिले हैं उनको लगता है कि हमको तो बिल्कुल किनारे करने की कोशिश है, और जो मैदान और पहाड़ की खाई है वो भी थोड़ा चौड़ी हो रही है। तो आपको लगता है कि समग्र उत्तराखंड को लेके कोई क्षेत्रीय दल हो जो बात करे? देखिए, हमने जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बनाया है वो यही बनाया, थर्ड फ्रंट, कि हम जो बात करेंगे, अगर मानिए हम 1952 मूल निवास भूख की बात करते हैं तो 1952 मूल निवास केवल श्रीनगर और टिहरी पे लागू नहीं होता, वो रुड़की पे भी लागू होगा ना। जो 1952 में रुड़की के लोग थे, जो वहाँ गुज्जर समाज था, चाहे वो मुस्लिम समाज रहा हो, तो 1952 में जो वहाँ रहे हैं तो उनके लिए भी तो हम मूल निवास की बात करेंगे। हम आज भलाई एक तमगा हमारे ऊपर ये लग रहा है कि जय पहाड़ जय पहाड़ी, लेकिन हम इसको निश्चित तौर से उन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके बच्चों के हित के लिए भी सुरक्षित है। हम इसको नहीं चाहते कि ये फिर से दिल्ली बन जाए, उत्तराखंड दिल्ली बन जाए, कि जहाँ पे तमाम जगह के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे निवास कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी पहचान दिल्ली की है वो खो चुकी है। हम नहीं चाहते कि उत्तराखंड की भी वो पहचान खो जाए, तो कहीं ना कहीं कटआउट लगाना पड़ेगा। अगर हम 1952 मूल निवास की बात कर रहे हैं तो जैसा टिहरी के लिए है वैसा ही रुड़की के लिए है और वैसा ही नारसन के लिए है। उनका भी हकूक तभी सुरक्षित हो सकता है जब वो मूल निवास की बात करेंगे। तो ये हम उनको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल पहाड़ और पहाड़ी के लिए नहीं है मूल निवास देसियों के लिए भी है। जो उत्तराखंड में रह रहा है, कोई उधम सिंह नगर में रह रहा है, उसके लिए भी मूल निवास है और उसको भी वही लाभ मिलना है जो हमको मिलना है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो समझ आ रहा है, लेकिन जो आज की बात हो रही है ना, उसमें तो ये लग रहा है कि पहाड़, सिर्फ पहाड़ की बात हो रही है। मैदान वालों को लगता है कि जो देहरादून में रह रहा है या जो हरिद्वार में रह रहा है उसको लगता है कि हमको बेगाना समझा जा रहा है, हमको ये नहीं समझा जा रहा है कि ये भी इसी राज्य के लोग हैं। देखिए, हम जब से स्वाभिमान मोर्चा का गठन हुआ है, हमारा कोई भी नेता हो उसने कभी भी ऐसी बातें नहीं कही है। हमने अभी हमारी मीटिंग थी, हमने वहाँ पे जय पहाड़ जय पहाड़ी के साथ जय उत्तराखंडी भी जोड़ा है और जय स्वाभिमान भी जोड़ा है। हम पूरे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हम कहीं पे पहाड़ की बात नहीं कर रहे। हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो विकास है वो उस स्तर से पहाड़ पे नहीं हो रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए।
ये तो उनके जो नेता है मैदानी मूल के, वो भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। अभी विधानसभा के अंदर भी उन्होंने ये बात रखी है कि वास्तव में वो पहाड़ का विकास नहीं हो रहा। हम पहाड़ का विकास चाहते हैं, लेकिन बांट कर नहीं, समाज बांट कर विकास नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं कि इस बात को समझे कि विकास की जरूरत पहाड़ में ज़्यादा है बनिस्बत मैदान के। तो अगर ऐसा कोई आरोप लगाता है कि ये केवल पहाड़ की पार्टी है, तो मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा केवल पहाड़ की पार्टी नहीं है। ये समग्र जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंडी है, हम ये उसकी पार्टी है। और निश्चित तौर से हम उनके लिए अगर हम सत्ता में आते हैं तो पूरे उत्तराखंड की बात करेंगे, ना कि केवल एक पहाड़ के और पहाड़ी वादों में सिमट जाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि आपको ऋषिकेश से तैयारी करने को कहा गया, क्या और जगह भी ऐसे कैंडिडेट तैयार हैं या बाकी कैंडिडेट बाद में फिक्स होंगे या हो गए हैं जिनको कहा गया है कि भाई आप तैयारी करो? नहीं, देखो, फिक्स तो कहीं कुछ नहीं होता। जो लोग मेहनत करेंगे उनको प्रतिफल मिलना भी चाहिए। तो हमारे पे कुछ जगह ऐसी है, सीटें ऐसी है जहाँ पे मेहनत कर रहे हैं लोग, तो वो हम जाएंगे। हम 70 की 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम अपने सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि हम कहाँ तक सही है, कहाँ तक हम जीत सकते हैं, क्योंकि नया दल है और लड़ाई ऐसे चेहरों के आगे से है जो धन बल बाहुबली है। हम उतना बाहुबली और धन बल नहीं लगा सकते। तो हम केवल उन सीटों पर जाएंगे जहाँ पे हमारी स्थिति मजबूत होगी। हमें लगेगा कि अगर हम 10 से 15 सीटों पे मजबूत है तो हम 10 से 15 में जाएंगे। हमें लगेगा कि हम 8 से 10 पे मजबूत है तो हम 8 से 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। कुछ सीटें हमने फिक्स है और कुछ सीटों पे हमारे लोग 2-2, 3-3 लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अगर लगेगा कि वो अच्छा वो कर देंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे, उनके साथ उनको भी चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, चुनाव लड़ने की आपने बात की, लेकिन क्या मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि इन मुद्दों पे वोटिंग होगी या ये मुद्दे लेके स्वाभिमान मोर्चा पब्लिक के बीच में जाएगा? देखिए, मुद्दों की कमी है ही नहीं हमारे पास। मैंने क्या बोला कि जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां रही है, तमाम जो हमारे मुद्दे थे उनके ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं करा। शिक्षा की देख लीजिए, हमारे उत्तराखंड के अंदर, पहाड़ के अंदर बड़ी बुरी स्थिति है। वहाँ पे 5 टीचर हैं और 4 बच्चे हैं। तो स्थिति हमको पहले शिक्षा की सुधारनी पड़ेगी। अगर हम शिक्षा की स्थिति नहीं सुधार पाए तो हमारे लिए सब बेकार है। शिक्षा के साथ साथ फिर रोजगार आता है, क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे, हमारा पढ़ा लिखा समाज होगा, तो निश्चित तौर से उसको रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें भी हम बैकफुट पर हैं। रोजगार का सृजन हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा जो जीडीपी है वो या तो खनन से है या शराब से। तो हम लोगों को शराबी बनाने का काम कर रहे हैं और खनन माफिया बनाने का काम कर रहे हैं। तो अगर हम बेरोजगारी पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे और महिला सशक्तिकरण पर, क्यों आपने देखा होगा मतलब, तो ये तो कॉमन मुद्दे हैं। ये सब चाहते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। हम निश्चित तौर से इस पे जरूर काम करेंगे। और जो हमारा सबसे मुख्य मुद्दा रहेगा कि जल जंगल जमीन, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उत्तराखंड की, पहाड़ की जल जंगल जमीन पहाड़ियों के काम आए, हमारे उत्तराखंड के काम आए, उत्तराखंड के लोगों के काम आए, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। 5th शेड्यूल है हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड को जो पहाड़ी समाज, पहाड़ी क्षेत्र है, उसको 5th शेड्यूल में रखा जाए, ताकि एक बार फिर से उनका पुनरुत्थान हो सके। जिस तरह से बैकवर्ड चले गया है, तो उसको वो हमारा 5th शेड्यूल है, 1952 मूल निवास भू कानून है। ये सब हमारे मुद्दे रहेंगे। इनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। एक बड़ा मुद्दा शायद छूट गया, पलायन। नहीं, पलायन तो निश्चित तौर से, पलायन तो अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है ही है। अगर शिक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने लगेगी, रोजगार मिलने लगेगा, तो पलायन तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यही सब चीज़ें तो है, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार, जिनको लेकर पलायन बढ़ता है। और अगर यही चीज़ें हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने लग जाएगी तो निश्चित तौर से पलायन रुकेगा। ये सबको पता है कि शिक्षा की दिक्कत है, स्वास्थ्य की। सॉल्यूशन क्या है? स्वाभिमान मोर्चा के पास क्या प्लान है कि हम ये करेंगे, अगर हम आ गए तो हम ये करेंगे? देखिए, सॉल्यूशन तो एक है, वो है ईमानदारी। अगर हमारे राजनेता ईमानदारी से काम कर लें तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप देखिए, भाजपा के अंदर जो सुनने में आता है कि वो यहाँ पे कम पैसा लगाते हैं और दिल्ली ज़्यादा पैसा भेजते हैं। अगर वही पैसा दिल्ली भेजने की जगह वो यहाँ लगाएं, तो ईमानदारी से अगर यहाँ काम करें तो समस्या तो स्वतः खत्म हो जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि आप ही देखिए, 4 धाम यात्रा का भी शुभारंभ हो गया है। 4 धाम यात्रा में भी लोग चलेंगे, लेकिन ऊपर 4 धाम में जो स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए थी वो नदारद है। भाई क्यों है? केवल उनके बजट में, कि बजट पूरा हो जाना चाहिए, बाकी वहाँ पे कोई पहुँचे ना पहुँचे। तो अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे
तो निश्चित तौर से हम शिक्षा की बात करेंगे तो हम रखेंगे वहाँ, जैसा नेपाल मॉडल आप देख रहे होंगे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि यंग थे, उन्हें पता है कि अधिकारी का बेटा तो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है और गरीब का बेटा, हमारा जो मजदूर का बेटा है, वो सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ रहा है। तो हम ऐसी लाएंगे, ऐसी प्रयास करेंगे कि शिक्षा और चिकित्सा का जो हमारे वहाँ बैठे हुए हैं हमारे पहाड़ के अंदर, उनको भरपूर लाभ मिले। अगर उनके लिए हमने काम कर दिया तो निश्चित तौर से हम वहीं पे सफल हो जाएंगे। आप देखिए पहाड़ में ना गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर ज़्यादातर नेपाली मूल के जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एकदम से आपको लग रहा है कि 5 साल में ये सब कुछ हो सकता है? देखिए 5 साल में तो ये खराब भी नहीं हुआ, इसको भी खराब होने में भी कई साल लगे हैं, 25 साल लगे इसको खराब होने में, बहुत सारे लगे। तो इसको सही होने में भी मैं समझता हूँ कि समय लगेगा, लेकिन अगर हमारा सोच विजन हमारा अच्छा हुआ तो हम करेंगे। और हमारे जो मैंने बताया ना, युवा जो पीढ़ी है वो इस पर बहुत संवेदनशील है इन मामलों को लेकर। उन्हें पता है कि हमारी वास्तव में समस्या क्या है। हमारा विधायक वहाँ से जीतता बाद में और उत्तराखंड का जीतने के बाद देहरादून में मकान पहले बना लेता है। तो ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। अगर हम वहाँ पे अपने लोगों के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर से मैं ये समझता हूँ कि काम करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन हमारी सोच पे कठिनाई है। हम वो सोच वहाँ तक नहीं ला पा रहे। जिस दिन हम वहाँ पे वो अपनी सोच ले आएंगे तो हम निश्चित तौर से हम एक अच्छा उत्तराखंड बनाने का काम। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं ऋषिकेश से तैयारी कर रहा हूँ, ऋषिकेश की टॉप 3 समस्याएं आपको क्या लगती हैं कि ये सबसे बड़ी दिक्कत है? देखिए ऋषिकेश में अगर हम 25 साल का इतिहास उठा के चले तो मैं समझता हूँ समस्या ही समस्या है। कोई भी काम हमारा ऋषिकेश के अंदर 25 साल में ऐसा नहीं हुआ जिसको हम उपलब्धि के तौर पे बता सकें। हमारे यहाँ सबसे बढ़िया है, पहली समस्या है बेरोजगारी। ऋषिकेश में केवल व्यापारी वर्ग है, वो भी किस पे डिपेंड है? यात्रियों पर डिपेंड है। उसके अलावा कोई इनकम का सोर्स नहीं है। जो हमारे बड़े फैक्ट्रियाँ थी या बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो सिक हो चुके हैं, ख़त्म हो गए। स्टडिया केमिकल हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री रही है, IDPL हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री रही है, RMI है, JG गिलास है, जितनी भी हमारी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए आज बंदी के कगार पे आ गई है। तो हमारा जो रोज़गार था ऋषिकेश से तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब रोज़गार नहीं है तो लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कहीं इधर भाग रहे हैं, या फिर वो छोटे मोटे अपने कारोबार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ऋषिकेश में ये है कि यहाँ से जो बड़ी फैक्ट्रियाँ थी वो हमारे नेताओं की उदासीनता के कारण वो ख़त्म हो गई हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है ऋषिकेश की वो है, आप देखिएगा कि 2002 में जब पहला चुनाव हुआ था तब हमारी आबादी 1,19,000 के आसपास थी ऋषिकेश की, जो मतदाता है। आबादी तो ज़्यादा थी और आज कहाँ बढ़ गई है। अब पूरा जो हमारा उत्तराखंड का जो विस्थापित क्षेत्र है, टिहरी का विस्थापित क्षेत्र, वो पूरा इधर बस गया। लेकिन शिक्षा के नाम पर एक पंडित ललित मोहन शर्मा विश्वविद्यालय होता था तब, और आज भी केवल वही है। हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे कॉलेज के बच्चे, आज कोई देहरादून भाग रहा है तो कोई दिल्ली भाग रहा है, वहाँ पे एक विश्वविद्यालय नहीं खुल सका है इतने सालों में। ये बड़ी समस्या है। मांग की गई थी, हम तो कई सालों से ये भी मांग कर रहे हैं कि महिला की शिक्षा के लिए भी एक डिग्री कॉलेज अलग होना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र में हो, लेकिन वहाँ पे इतने सालों से कोई मांग पे सुनवाई नहीं हुई है। तो महिला की शिक्षा की भी है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो टेक्निकल यूनिवर्सिटियाँ होती है या जो टेक्निकल कॉलेज होते हैं उसका तो बिल्कुल अभाव ऋषिकेश के अंदर है। कोई भी एक टेक्निकल चीज़ ऋषिकेश के अंदर अभी तक नहीं हुई है 25 सालों में। और जब आप देहरादून में देखेंगे या कहीं और देखेंगे, वहाँ इन तरह की तमाम सुविधाएं हैं। हमारा व्यक्ति ऋषिकेश का देहरादून आ रहा है पढ़ने के लिए। अगर कोई पढ़ाई करनी होती है, कोई ग्राफिक एरा आ रहा है, कोई हिमालय वो उसमें आ रहा है, पेट्रोल यूनिवर्सिटी आ रहा है, तो तमाम कॉलेज यहाँ पे खुल गए। लेकिन ऋषिकेश में ऐसा एक भी कॉलेज आज नहीं खुल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की, जो जाम लगता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक का। चारधाम यात्रा केंद्र है लेकिन ट्रांसपोर्ट की बनी है। इतने सालों से हम ये, क्योंकि मेन है चारधाम यात्रा का केंद्र, और वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर अलग से बनना चाहिए। लेकिन ये लगा लीजिए कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ट्रांसपोर्ट नगर का एक पत्थर तक भी वहाँ नहीं लग पाया। तो ये ऐसी ऐसी तमाम समस्याएं हैं। आपने तो 3 बोली, लेकिन तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि जो ऋषिकेश के अंदर है।
और एक छोटा शहर होने के नाते भी, छोटी विधानसभा होने के नाते भी काम करने के लिए हमारे पे बहुत कुछ था, लेकिन हम काम कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पास विजन नहीं था। अगर विजन होगा तो हमारे पास इतनी लैंड थी, हमारे जो हमने विस्थापितों को भी दी है, जो विस्थापित लोग रहे हैं, लेकिन क्या इन चीज़ों के लिए हमारे पास लैंड नहीं है? क्या ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हमें लैंड नहीं मिल पाएगी? क्या शिक्षा के लिए, चिकित्सा, उसके लिए हमारे पास लैंड नहीं मिल पाएगी? इन सब चीज़ों को जब तक हम पे सोच नहीं रखेंगे तो हमारा ऋषिकेश का विकास नहीं हो सकता। अच्छा, ऋषिकेश तो टूरिस्ट नगरी भी है, बहुत टूरिस्ट आता है, तो आप अगर विधायक बनते हैं या एज ए राजनेता, वहाँ के एक नागरिक के तौर पर आपका क्या विज़न है कि क्या होना चाहिए? ऋषिकेश कैसा दिखना चाहिए? क्या उसमें सुविधाएं हों? किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ऋषिकेश टूरिज्म का शहर है और वहाँ पे करने के लिए भी बहुत देश विदेश से लाखों श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं। श्रद्धालु के साथ साथ जो पर्यटक है वो भी आते हैं। योग नगरी के नाम से भी ऋषिकेश जाना जाता है, देवभूमि के नाम से भी ऋषिकेश जाना चाहता है। हमारा पहला काम ये होगा कि अगर हम कभी सत्ता में आते हैं या हम कभी चुनाव में जीतते हैं तो निश्चित तौर से टूरिज्म के उस पर हमको, जो हमारी सड़कें हैं, अतिक्रमण पसरा हुआ है, लगातार आप देखेंगे कि सड़कों की चौड़ाई है काफ़ी, लेकिन अतिक्रमण के कारण कम हो गई है। तो अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छी ऋषिकेश का जो नक्शा आदमी जब विदेश से चलता है तो वो एक योग नगरी के तौर पर जब नाम आता है तो एक विजन लेके जाता है कि साफ सुथरा स्वच्छ ऋषिकेश होगा, गंगा जी का किनारा होगा। वो सब चीज़ें, धर्मशालाएं खुर्द-बुर्द हो चुकी है, रहने के लिए मतलब लोगों को नहीं मिल पा रही है धर्मशालाएं। तो ये तमाम जब ये चीज़ें आ जाती है तो सबसे पहले टूरिज्म के हिसाब से पहला काम होगा कि टूरिज्म के हिसाब से ऋषिकेश को डेवलप करना। जो नीड, जो ज़रूरतें टूरिज्म में आती है उसके हिसाब से अगर हम लेके चलेंगे तो पहला काम वो होगा कि टूरिज्म के हिसाब से क्लीन स्वच्छ ऋषिकेश की जो परिक्रमा हम करते हैं वैसा हम ऋषिकेश को बनाएं। सुधीर जी, आप तो खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन ऋषिकेश में अगर आप देखो तो खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं मुझे नहीं लगता कि कुछ हैं, तो वो कुछ दिमाग में है आपके कि कुछ करना है उनके लिए? देखिए, हाँ, ये आपने सही बोला कि मैं खुद एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी रहा हूँ और वॉलीबॉल में मेरी अच्छा रहा है। मैंने इंटर यूनिवर्सिटी भी खेली है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन धीरे धीरे, मैं वही बता रहा था ना कि धीरे धीरे जब हम चले हैं, हमारे पे जगह बहुत जगह थी। जब हम खेलते थे तो तमाम जगह जगह ग्राउंड हुआ करते थे, कभी इधर हॉकी का ग्राउंड, इधर क्रिकेट का ग्राउंड, इधर वॉलीबॉल का ग्राउंड। आज वो सिकुड़ करके कुछ नहीं रह गया। आज जो हमारे बच्चे हैं वो मोबाइल में लगे हुए हैं, उनके पास खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। और तमाम हमारे पे ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपने को इस पर निखार सकती हैं, लेकिन उस शून्य है। एक स्टेडियम ऋषिकेश के अंदर, एक स्टेडियम आपको नहीं मिलेगा, जबकि इतनी प्रतिभाएं ऋषिकेश के अंदर है। कोई भी इंडोर स्टेडियम ऋषिकेश के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर हम ऐसे आते तो निश्चित तौर से हम खिलाड़ियों के लिए जो है, चाहे वो वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, जितने भी इंडोर स्टेडियम के गेम्स होते हैं उनके लिए एक बढ़िया सा इंडोर स्टेडियम जरूर बनाने का काम करेंगे। और जो क्रिकेट वाला है, क्रिकेट का भी हम एक बड़ा सा चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट जो खेलने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बड़ा सा स्टेडियम बनना चाहिए। और हमारे पे ऐसा नहीं है, तमाम जगह IDPL की बात करेंगे। अच्छा, ऋषिकेश में तो मेरे को लग रहा पार्क भी है या नहीं, जहाँ बच्चे खेल सके शाम को या बुजुर्ग टहल सके? एक देखे एक पार्क हुआ करता था और वो पार्क था नगर पालिका के अंदर, दीनदयाल पार्क। आज वो भी टूट चुका है। मजे की बात है, वो भी टूट के वहाँ पे मल्टीपल जो है पार्किंग बन रही है, लेकिन वो भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि IDPL जो शहर है हमारा, जो IDPL सिटी है, वहाँ पे इतनी बड़ी ज़मीन खाली है जिसको ये अडानी और अंबानी को देने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोग वहाँ सत्ता में आए तो निश्चित तौर से वो जो पूरी ज़मीन है उसको एक बढ़िया सा स्टेडियम खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट से लेकर तमाम इंडोर स्टेडियम के गेम तक भी वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना देंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स IDPL के अंदर बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे यहाँ बच्चों के लिए बड़ी बुरी समस्या हो जाएगी। आने वाला भविष्य केवल लैपटॉप और मोबाइल में भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जब जगह नहीं होगी तो खेलेंगे कैसे? तो ये भी बड़ी हमारी समस्या है, इसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। सुधीर जी, सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो दिख रहा था जिसमें नेपाली फार्म के पास आप गैंती लेके चल रहे हैं, वो क्या प्रकरण है? हम लगातार वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जिस दिन पहले दिन उनका टेंडर हुआ था, उस जो नेपाली फार्म तिराहे का, वहाँ पे एक पार्क बनना था। उस टेंडर में एक प्रतिमा का उल्लेख था
जिसमें ये था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की यहाँ मूर्ति लगेगी। तो हमारे साथियों द्वारा हमारे द्वारा उसी दिन धरना देकर MDDA को सूचित कर दिया गया था कि भाई यहाँ पे पंडित दीनदयाल की मूर्ति नहीं लगेगी, प्रतिमा नहीं लगेगी। हमारे यहाँ जो प्रतिमा लगेगी वो प्रतिमा हमारे जो उत्तराखंड में शहीद हुए हैं लोग, उत्तराखंड राज्य आंदोलन को बनाने में जिनकी भूमिका रही है, जो 42 शहादतें हमारे उत्तराखंड के लोगों ने दी है, उनकी वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए। या हमारे जितने वीर पुरुष महापुरुष हुए हैं, चाहे वो वीर माधो सिंह भंडारी हो, गबर सिंह हो, जसवंत सिंह हो, और तमाम हमारे पे ऐसे चेहरे हैं। हमने लिखित में दिया था कि रानी कर्णावती की वहाँ पे प्रतिमा लगनी चाहिए, जिनका अपना इतिहास रहा है, जिन्होंने मुगलों की नाक तक काट के उनको भेजने का काम किया है। ऐसी वीर महिलाओं के बारे, वीरांगनाओं के बारे में पता लगना चाहिए हमारे देश को। हमारे उत्तराखंड के लोगों को कैसे पता लगेगा? तभी पता लगेगा जब चाक चौबारों में उनकी प्रतिमाएं लगाएंगे और नीचे उनकी कहानी लिखी जाएगी। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, ये उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है कि वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगा दी गई है, जिनका ना तो राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भूमिका रही हो, ना ही हिंदुस्तान के किसी आंदोलन में उनकी ऐसी कोई मुख्य भूमिका रही हो। हाँ, वो भाजपा के अध्यक्ष जरूर रहे, जनसंघ के जरूर अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय पार्टी के जरूर अध्यक्ष रहे, लेकिन उनको इतिहास के में ऐसी कोई विशेष भूमिका उनकी नहीं रही है कि उनकी मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमने जिस दिन मूर्ति लगी थी उस दिन भी विरोध किया था, हम तो तोड़ने का भी प्रयास किया था, लेकिन पुलिस के कारण वो नहीं हो पाया। अब हम धरने पर बैठ रहे हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वहाँ प्रतिमा लगे तो हमारे नायकों की, हमारे नायिकाओं की और जो 42 शहादतें हुई है उनकी वहाँ प्रतिमा लगे, अन्यथा हम वो प्रतिमा वहाँ से वो कहीं अन्यत्र शिफ्ट करें, हम उसका अनावरण नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। अच्छा, पिछले कुछ समय में जैसे उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में बहुत सारी जगहों के नाम बदले गए। कहा गया कि ये जो है आक्रांताओं से जुड़े नाम थे या कुछ उस तरह के कि लोकल के नाम रखे जाएं। तो क्या अगर स्वाभिमान मोर्चा उत्तराखंड में सरकार बनाता है तो क्या स्वाभिमान मोर्चा इस तरह का कुछ करेगा कि जिन बिल्डिंगों के नाम या सड़कों के नाम या तमाम स्थलों के नाम कुछ वैसे रखे गए हैं उनको यहाँ के लोगों के नाम पर या यहाँ के उनके नाम पर रखा जाए? देखिए, कुछ नाम ऐसे होते हैं कि ऐतिहासिक धरोहर बन जाते हैं, हम उनको तो छेड़ने का कतई काम नहीं करेंगे। अगर आप बोलोगे या जनता बोलेगी खलंगा युद्ध का स्मारक मिटा दो, खलंगा युद्ध तो गोरखाओं के साथ युद्ध था ना, और हमारा युद्ध था पहाड़ियों का, लेकिन कहीं ना कहीं नेपालियों की भावना वहाँ से जुड़ी हुई है। ऐसी हम प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो हमारे नायक नायिका रहे हैं उन पे अगर हम कुछ नया बनाएंगे, कुछ नई चीज़ें हम बनाएंगे, तो निश्चित तौर से हमारा पहला प्रयास यही होगा कि हमारे जो उत्तराखंड के नायक नायिकाएं रहे, हम जो भी चीज़ बनाएं उनको समर्पित करें, उनका हम जरूर नाम देने का काम करेंगे, लेकिन पुराने जो इतिहास है उनको हम मिटाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हमारी कई विभूति हमारे लिए भलाई वो आज आक्रांता हो सकते हैं, लेकिन उस समय पे खलंगा युद्ध का इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वो नेपाली मूल के लोगों के एक स्मारक है। तो हम नहीं कहेंगे कि इस तरह के हम कोई काम करें, हम अपना इतिहास लिखेंगे, ना कि इतिहास को मिटाने का काम करेंगे। धन्यवाद सुधीर जी। और हमारे साथ थे सुधीर राय, जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और ऋषिकेश से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। संवाद 365 के साथ इस तरह की तमाम प्रतिभाएं, तमाम विभूतियां हमारे साथ लगातार जुड़ती रहेंगी। आपसे भी निवेदन है, आप भी संवाद 365 के साथ नियमित तौर से जुड़े रहें। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।